ओके, गुड मॉर्निंग साथियों। पिछले लेक्चर में मैंने ये डिसाइड नहीं किया था कि मैं नेक्स्ट लेक्चर किस चीज का लूंगा। एक्चुअली मेरे पास दो ऑप्शन थे, एक तो रोटेशनल मोशन का था और एक मोशन इन टू डायमेंशन। ये दो चैप्टर थे हमारे पास जिनके बारे में हमें बात करनी थी। तो अंततः मैंने डिसाइड किया कि मुझे मोशन इन टू डायमेंशन, जिसमें स्ट्रीम फंक्शन और सोर्सेज एंड सिंक्स आते हैं, उसको मेरे को पहले लेना चाहिए। और वो वैसे भी इंडिपेंडेंट है रोटेशनल मोशन से, तो उसको लेने से फायदा ये होगा कि हमारी एक यूनिट कवर हो जाएगी, इससे एक यूनिट का हिस्सा कवर हो जाएगा। तो हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जब टू डायमेंशनल मोशन की बात आती है तो स्ट्रीम फंक्शन की भी बात आती है। तो स्ट्रीम फंक्शन दरअसल है क्या? तो स्ट्रीम फंक्शन की अगर हम बात करें तो इसका इंट्रोडक्शन देखें अपन, ये एक्चुअल में है क्या। तो पहली बात यह है कि अगर हम जब फ्लूइड मोशन की बात करते हैं तो देयर इज अ इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी जो है, एक्चुअली दिस एस्टैब्लिश द एग्जिस्टेंस ऑफ द स्ट्रीम फंक्शन। क्योंकि स्ट्रीम फंक्शन में होता क्या है कि मास कंजर्वेशन जो होता है किसी एक जगह से, किसी एक कर्व से, एक कोई मैं एक बाउंड्री ले लूं, मान लीजिए मैं एक बाउंड्री ले लेता हूं और उस बाउंड्री के आर पार अगर कोई फ्लो होना है, तो इसका मतलब यह है कि जो वॉल्यूम फ्लो रेट है वो हमेशा इधर से दूसरी तरफ जाते समय सेम बनी रहेगी। यानी इधर जो मास होगा वो मास, अगर इधर मास पूरा इधर फ्लो कर रहा है तो वो मास जो है वो कंजर्वेटिव रहेगा। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है वो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी स्टैब्लिश करती है। देयरफॉर द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी एक्चुअली स्टैब्लिश द एग्जिस्टेंस ऑफ द स्ट्रीम फंक्शन। सो और इसके बाद एक और बात है कि ये स्ट्रीम फंक्शन जो है एक्चुअली इन टू डायमेंशनल मोशन इट इज अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई एंड इंडिपेंडेंट ऑफ द कर्व जॉइनिंग ओ एंड ए। तो ये एक्चुअली है क्या? ये मैं आपको बताऊं। जैसे मान लीजिए ये कोई कर्व है मेरे पास, ये पॉइंट ओ है और ये पॉइंट ए है, ठीक है ना। ये फ्लो हो रहा है यहां पर कोई इस ये एक्चुअली ये क्या है, दिस रिप्रेजेंट अ स्ट्रीम लाइन, ठीक है ना, या स्ट्रीम फंक्शन। तो ये जो है इसका इधर की तरफ कंपोनेंट अगर मैं डायरेक्शन में मैं यू मान लूं और इस डायरेक्शन में मैं इसका कंपोनेंट बी मान लूं, तो एक्चुअली इसके अक्रॉस जो भी मेरे पास जो वॉल्यूम फ्लो रेट होगी, यानी इधर से उधर या उधर से इधर जो भी वॉल्यूम में जो भी मास फ्लो करेगा, उस फ्लो के बारे में मैं बात कर रहा हूं। एंड दिस विल रिमेन सेम अक्रॉस द ओ ए। यहां पर जो बात करी यहां ये है। तो ठीक है, ये स्ट्रीम फंक्शन, और हम जैसे जैसे आगे पढ़ेंगे और हमें समझ में आएगी इसकी फिजिकल इंटरप्रिटेशन। लेकिन इसकी खासियत क्या है, ये क्यों पढ़ रहे हैं हम? एक्चुअली इसके अंदर क्या है कि चूंकि स्ट्रीम फंक्शन जो है ये हमारे पास मिलता ही जब है जब हम ये कहते हैं कि भाई इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी सेटिस्फाई हो गई, ठीक है। तो जब इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी सेटिस्फाई हो गई, इट मींस वी हैव टेकन केयर ऑफ इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ऑलरेडी। एंड सेकंड थिंग इज, हम जब बात करते हैं टू डायमेंशनल फ्लो की, तो वी हैव टू डिफरेंट फंक्शंस फॉर velocity in the direction of x-axis and velocity in the direction of y-axis, two different axes we have the velocity function. So यहां पर हो क्या रहा है कि हम उन दोनों वेलोसिटी फंक्शन को मर्ज कर रहे हैं स्ट्रीम फंक्शन के अंदर। सो हमें हो क्या रहा है, अल्टीमेटली वी हैव टू डील विद अ सिंगल फंक्शन साई। हम इसको बोलेंगे साई। ये जो फंक्शन होता है इसको हम बनाते हैं, इसका निशान ऐसे, और इसको बोलते हैं साई। साई मतलब PSI, इस तरीके का इसका P साइलेंट होता है और PSI इस तरीके से इसको बोला जाता है। तो ये बात ध्यान में हम रखेंगे। चलिए अब बात करते हैं थोड़ा सा डिटेल में इसको मैथमेटिकली और इसको समझने की ये एक्चुअल में है क्या। तो भाई देखिए, यहां पर ये मैं मान लेता हूं ये एक कर्व है जो O से लेकर A तक जा रही है। यहां पर कोई पॉइंट
P है, इस पॉइंट पर मैंने जो वेलोसिटी है वो जिस भी डायरेक्शन में है उसका x डायरेक्शन में कंपोनेंट u है और y डायरेक्शन में कंपोनेंट v है, और यहां पर जो टेंजेंट है यानी एक्चुअल में जो वेलोसिटी है उसका डायरेक्शन जो है वो x एक्सिस से थीटा एंगल बनाता है. सो वी देयरफॉर हैव two components, component in the direction of the flow and in the direction perpendicular to the flow. So perpendicular direction में जो v का कंपोनेंट होगा इट इज v cos थीटा और u का कंपोनेंट होगा वो u sin थीटा होगा. ठीक है. नाउ हम ये कहेंगे कि वेलोसिटी कंपोनेंट एट p अलोंग इनवर्ड ड्रॉन नॉर्मल. अगर मैं इनवर्ड ड्रॉन नॉर्मल की बात करूं माने यूं अंदर की तरफ नॉर्मल जो है उसमें जो वेलोसिटी कंपोनेंट है तो v cos थीटा तो पॉजिटिव कंपोनेंट के रूप में आएगा और u sin थीटा नेगेटिव कंपोनेंट के रूप में आएगा. देयरफॉर आई विल गॉट दिस एक्सप्रेशन. नाउ द वॉल्यूम फ्लो अक्रॉस यूनिट थिकनेस ऑफ pq नॉर्मल टू द प्लेन फ्लो पर यूनिट ऑफ टाइम. पहली बात ये मैं कहता हूं p से q जाते हैं तो देयर इज अ डिफरेंस इन कोऑर्डिनेट्स. सो यहां पर मेरे p के कोऑर्डिनेट हैं x y और q के कोऑर्डिनेट है x प्लस डेल्टा x y प्लस डेल्टा y. सो pq जो है दैट इज डेल्टा s. ठीक है. एक्चुअल में क्या है आपको ये फिगर याद होगा मेरे ख्याल से. ये इट इज ds, इट इज dy, इट इज dx एंड इट इज थीटा. ये आपको याद है. ठीक है. और इससे हम cos थीटा sin थीटा सबकी वैल्यू निकालते हैं ये. तो इस चीज को हम एक्चुअली क्या कह रहे हैं कि जो वॉल्यूम फ्लो रेट है इन इनवर्ट टाइम में और यूनिट एक हिस्से में उसके एक हिस्से में जो वॉल्यूम फ्लो रेट आ रही है दैट विल बी v cos थीटा माइनस u sin थीटा मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा s जो उसका एरिया है. यहां पर एरिया ना होकर चूंकि टू डायमेंशनल है इसलिए लाइन होगी लेंथ हो गई. तो उस लेंथ के अंदर से जितना भी वॉल्यूम फ्लो रेट हो रहा है वो ये हो रहा है हमारे पास. और ये जो है ये जो वॉल्यूम फ्लो रेट है ये कांस्टेंट है तो ये फ्लक्स के बराबर होगा. और ये फ्लक्स जो है ये फ्लक्स ऑफ वॉल्यूम जो है इसको मैंने d psi से डिनोट कर दिया. और चूंकि v cos थीटा इसकी वैल्यू मैं इस पर्टिकुलर ट्राइंगल से जो मैं निकालता हूं उससे मेरे पास v cos थीटा जो आती है वो आती है डेल्टा x और इसकी आ रही है u sin थीटा डेल s की वैल्यू आती है u डेल्टा y. ठीक है. तो इसको मैंने इस तरीके से लिख दिया. और उसके बाद जब मैं ये कह रहा हूं कि P से Q यानी एक छोटे से हिस्से की बात करिए अगर मैं पूरे हिस्से की बात करता हूं यानी टोटल फ्लक्स ऑफ वॉल्यूम फ्लो Q पर यूनिट थिकनेस पर यूनिट टाइम अक्रॉस OA कंप्लीटली O से लेकर A तक के बीच में अगर मैं लेता हूं तो दैट विल बी इंटेग्रल ऑफ d psi फ्रॉम O टू A. ये मेरे पास फाइनली ये एक्सप्रेशन आ जाएगा. राइट. नाउ तो फ्लक्स वॉल्यूम अक्रॉस एनी कर्व जॉइनिंग 2 पॉइंट्स इज इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यूज ऑफ psi एट दोस पॉइंट. ये अभी निकाला हमने. ठीक है ना. और इसका मतलब ये हुआ कि जो psi है वो उस पूरी कर्व के अलोंग जो है दैट वुड बी कांस्टेंट. क्योंकि देखिए हो क्या रहा है a पर ले रहा हूं चाहे o पर ले रहा हूं उनका डिफरेंस जीरो आ रहा है. इसका मतलब ये जो भी दो पॉइंट हैं जो कि रैंडम पॉइंट हैं उन दोनों के बीच में डिफरेंस अगर जीरो है इसका मतलब वो कांस्टेंट बना हुआ है. ठीक है. नाउ व्हाट डज द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी सेज. अब इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी की भी बात करते हैं हम. इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ये जो है ये एक्चुअल में अगर हम ध्यान से देखें तो जो हमारे पास पिछली बार में जो हमारे पास ये फंक्शन आया था ये जो फंक्शन आया था ठीक है ये फंक्शन कह लीजिए या ये डिफरेंशियल कह लीजिए या इट्स पार्ट ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन कह लीजिए. ये जो आया था ये एक्चुअली दिस इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इज एक्चुअली द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन दैट v dx minus u dy हैज द टोटल डिफरेंशियल एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की हमने कंडीशन देखी है ना हमने पढ़ी है डिफरेंशियल इक्वेशन. ठीक है. तो दिस इज द कंडीशन नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर this thing to be exact total differential of some function. ठीक है. and that function is psi xy. therefore मैं क्या कहूंगा v dx minus u dy is equal to d psi. ये तो मैंने माना ही था और मैं क्या कर रहा हूं d psi है चूंकि तो d psi टोटल डिफरेंशियल है. psi is a function of x and y. psi क्या है
psi is actually a function of x and y. Therefore अगर मैं d psi लिखूंगा तो d psi क्या हो जाएगा? d psi हो जाएगा डेल्टा psi by डेल्टा x dx प्लस डेल्टा psi by डेल्टा y dy. ठीक है ना? तो ये जो चीज है इसको मैं इसी तरीके से लिख देता हूं. ठीक, अल्टीमेटली ये क्या हुआ, सॉरी यहां पर प्लस आएगा, ये थोड़ी सी गलती हो गई है. ठीक है, तो ये चीज आ गई यहीं से है. अब इसको मैं इससे कंपेयर करता हूं लेफ्ट हैंड साइड से, तो आई विल गेट u इज इक्वल टू माइनस डेल साई बाय डेल y एंड v इज इक्वल टू डेल साई बाय डेल x एंड दिस इज, ये जो है ये मेरे रिप्रेजेंट कर रहे हैं वेलोसिटी कंपोनेंट्स को, यानी वेलोसिटी कंपोनेंट को मैं स्ट्रीम फंक्शन के रूप में लिख सकता हूं वेयर साई एक्स वाई इज एक्चुअली द स्ट्रीम फंक्शन. ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई. नाउ आगे बढ़ते हैं. हम कहते हैं कि स्ट्रीम फंक्शन फॉर एन की जो भी वेलोसिटी फील्ड है, अब चूंकि मैंने पहले ही इनफैक्ट इसको इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से ही डिराइव किया, मैंने माना ना इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इज द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन. तो जब वो नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है, इसका मतलब इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी होगी तभी स्ट्रीम फंक्शन होगा. ठीक है ना? तो एक्चुअली इट सेटिस्फाइड द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी. तो मैं क्या कहूंगा कि जो पुरानी इक्वेशन मैंने जो ली उसमें सही क्या था, एक्स वाई और टी का फंक्शन था. मैंने इसको जब इंटीग्रेट किया विद रेस्पेक्ट टू दी वाई, तो मेरे पास टर्म आ गई u, यानी कि u एक्स वाई टी डी वाई प्लस एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आया. दिस कांस्टेंट ऑफ ये मैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इसलिए कह रहा हूं कि मैं विद रेस्पेक्ट टू दी वाई इंटीग्रेट कर रहा हूं, और इस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन में वाई नहीं है, इट इज एक्चुअली अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड टी ओनली. ठीक है, और ये जो चीज आई इसको मैंने डिफरेंशिएट कर दिया विद रेस्पेक्ट टू दी एक्स एंड आई विल गेट दिस थिंग. ये इतनी बात समझ में आ गई. तो इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड में ले लेता हूं, बाकी दोनों चीजों को राइट हैंड साइड में ले लेता हूं, इन दोनों को राइट हैंड साइड में ले लेता हूं और इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड में ले लेता हूं. तो मेरे पास ये चीज, ये एक्सप्रेशन आता है, और इस एक्सप्रेशन में डेल साई बाय डेल एक्स को मैं v कर देता हूं, जो कि मेरी वैल्यू होती है. ये चीज वैसी की वैसी मेरे पास है. ठीक है, फाइनली ये जो टोटल मेरे पास वैल्यू आई डेल बाय डेल एक्स ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स टी, इसको मैंने P मान लिया, लेट इट बी P. ठीक है, अब मैंने इसको P माना तो आगे कैसे काम करूंगा, मैंने इसको P माना है, मैं इसको विद रेस्पेक्ट टू दी x डिफरेंशिएट करता हूं. ठीक है, इंटीग्रेट करता हूं, डिफरेंशिएटेड ऑलरेडी है, इंटीग्रेट करता हूं तो मेरे पास आता है फंक्शन x एंड t, इसकी वैल्यू आती है जो कि इंटीग्रल ऑफ p dx प्लस qt. अब ये जो फंक्शन है ना, इसमें चूंकि अब मैं इसको विद रेस्पेक्ट टू दी एक्स डिफरेंशिएट इंटीग्रेट कर रहा हूं, तो इसके अंदर सिर्फ ये t का फंक्शन आएगा जो कि कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन होगा, और इसके अंदर और दूसरी कोई चीज नहीं होगी. तो ये मेरे पास फाइनली दोबारा से जब मैं p की बात कर रहा हूं तो p क्या आया, p एक्चुअली ये था ना, यही माना था मैंने, इसी को मैंने p माना था. तो मैं इसको वापस से अप्लाई करता हूं, तो मेरे पास डेल p बाय डेल वाई इसी से निकाल रहा हूं मैं. डेल p बाय डेल वाई क्या आने वाला है, डेल v बाय डेल वाई प्लस डेल बाय डेल वाई ऑफ डेल बाय डेल एक्स ऑफ दिस. इसका भी डिफरेंशियल किया मैंने. अब मैंने क्या करा, x और y चूंकि इंडिपेंडेंट हैं तो मैं आपस में इंटरचेंज कर सकता हूं, तो मैंने इसको आपस में इंटरचेंज कर दिया, डेल बाय डेल एक्स पहले ले लिया और डेल बाय डेल वाई बाद में ले लिया. तो ये जो चीज है इसके अंदर ये और इंटेग्रल, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे एक तरह से. ठीक है ना भाई, एक बार इंटेग्रल कर रहा हूं फिर उसी का डिफरेंशियल कर रहा हूं, तो अल्टीमेटली मेरे पास वही फंक्शन आने वाला है, यू ही आने वाला है. ठीक, तो मेरे पास फाइनली मुझे मिल जाएगा डेल p बाय डेल वाई इज इक्वल टू डेल b बाय डेल वाई प्लस डेल u बाय डेल x. ठीक है, अंदर वाले खत्म हो गए, तो डेल यहां सिर्फ u बचा, तो डेल u बाय डेल x बचा. और ये एक्चुअल क्या है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी. इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इसका मतलब ये जीरो हो गया, इसका मतलब डेल p बाय डेल वाई इज इक्वल टू जीरो हो गया, डेल p बाय डेल वाई इज इक्वल टू जीरो हो गया, इसका मतलब p डज नॉट डिपेंड अपॉन y. सो p इज अ फंक्शन ऑफ x एंड t ओनली. ठीक, नाउ मेरे पास इसी वजह से जो
फंक्शन जिसको मैं इंटीग्रेट करके लिख रहा था साई इज इक्वल टू एक्स वाई टी, ये क्या आया माइनस यू, ये तो लेफ्ट एक तो ये थी और पी वाला हिस्सा मेरे पास ये आ गया दोनों का। सो अगर मैं इरोटेशनल मोशन की बात करता हूं तो वेलोसिटी पोटेंशियल एग्जिस्ट करता है उसके अंदर, इरोटेशनल मोशन होता है, ये मैंने पहले ये हमने पढ़ा ही है पहले कि इरोटेशनल मोशन होता है तो देयर एग्जिस्ट अ वेलोसिटी पोटेंशियल। तो यहां पर u इज इक्वल टू माइनस डेल फाई बाई डेल एक्स होता है, v इज इक्वल टू माइनस डेल फाई बाई डेल वाई होता है, ठीक है। तो सॉरी माइनस नहीं, ये प्लस होता है। तो ये जो है कुछ क्लैरिकल मिस्टेक, टाइपिंग मिस्टेक रह जाती है, सॉरी फॉर दैट, तो ये चीज हम ध्यान देंगे। तो ये चीज आ गई। अब मैंने स्ट्रीम फंक्शन के रूप में u और v की वैल्यू निकाल ली थी ना, है, तो उनको मैं काम में ले लेता हूं भाई, ये मैंने काम में ले ली। डेल फाई बाय डेल एक्स इज इक्वल टू डेल साई बाय डेल वाई और डेल फाई बाय डेल वाई माइनस इज इक्वल टू डेल साई बाय डेल एक्स, ये दो चीज आ गई। और अगर हम ध्यान से देखें तो ये है क्या, दिस इज एक्चुअली द कॉशी-रीमान इक्वेशंस। कॉम्प्लेक्स वेरिएबल थ्योरी में पढ़ा है आपने ये चीज, ठीक है ना। कॉशी-रीमान इक्वेशन है, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि फाई और साई, ये फाई और साई जो दिए हुए हैं ना, ये फाई और साई क्या है, दीज आर एक्चुअली द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स फंक्शन एंड दैट कॉम्प्लेक्स फंक्शन इज एक्चुअली ये जो फंक्शन है, चलिए अब बात करते हैं आगे। ये जो मैं अगर इसको डिफरेंशियल, ये जो कॉशी-रीमान इक्वेशन को x और y के सापेक्ष अगर मैं डिफरेंशियल करूं, ठीक है, मैं डिफरेंशियल करता हूं इसका विद रिस्पेक्ट टू दी x एंड विद रिस्पेक्ट टू दी y, और कुछ छोटी मोटी सिंपल मैथमेटिक्स अगर हम करेंगे तो हमको मिलेगा डेल स्क्वायर फाई बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर फाई बाय डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। एंड व्हाट इज दिस, दिस इज एक्चुअली द लैप्लेस इक्वेशन एंड फाई एंड साई always satisfies the Laplace equation. Now चलिए आगे बढ़ते हैं हम। ये जो है यही दो कॉशी-रीमान इक्वेशन मैं दोबारा से ले रहा हूं। अब मैं दोबारा से एक सिंपल मैथ करता हूं। डेल फाई बाय डेल एक्स इज इक्वल टू क्या था, डेल साई बाई डेल वाई। इसी तरीके से डेल फाई बाय डेल वाई क्या था, डेल साई बाई डेल एक्स। मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई करा, इसको इससे मल्टीप्लाई करा, तो लेफ्ट हैंड साइड में तो मेरे पास एक टर्म ये आती है, एक टर्म ये आती है, और राइट हैंड साइड में मेरे पास क्या आती है, डेल स्क्वायर साई बाय डेल वाई स्क्वायर, डेल स्क्वायर साई बाय डेल एक्स स्क्वायर, जो कि लैप्लेस इक्वेशन होती है, जो कि डेल स्क्वायर साई इज इक्वल टू 0। मैं इसको लिख देता हूं तो मेरे पास ये इक्वेशन आने वाली होती है। ये इक्वेशन को अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ये क्या कह रही है कि मेरे पास दो कर्व्स हैं, एक तो साई इज इक्वल टू C1 है, एक फाई इज इक्वल टू C2 है, और ये दोनों कर्व जो हैं ये एक्चुअली ऑर्थोगोनली एक दूसरे को कट कर रही हैं, ठीक है। तो ये जो पूरा सिस्टम था, ये जो पूरा लेक्चर था यूं कह लूं, तो ये था अपना स्ट्रीम फंक्शन को एक इनिशियल आइडिया देना कि स्ट्रीम फंक्शन है क्या, और साथ ही साथ वो स्ट्रीम फंक्शन और मतलब साई स्ट्रीम फंक्शन और फाई वेलोसिटी पोटेंशियल, इन दोनों में आपस में क्या रिलेशनशिप है, यानी कॉशी-रीमान इक्वेशन को दोनों सेटिस्फाई करती हैं, इस चीज को हमने यहां पर जाना। तो अगले लेक्चर में हम स्ट्रीम फंक्शन के थोड़े से और एक और एस्पेक्ट फिजिकल इंटरप्रिटेशन के बारे में, उसके बारे में जानेंगे। सो अंटिल देन स्टे ट्यून्ड एंड ऑल द बेस्ट।